पाठ 15 पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनके विचार आपस में बहुत मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक जायदाद की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट भोजन खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें करने लगी। जुम्मन शेख भी बदल गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। कुछ दिन खाला जान ने कड़वी बातें सुनी और सही, पर जब सहा न गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने कठोरता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे थोड़ा ही चाहिए, ज्यादा नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो यह थोड़ा ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत के पास जाने की धमकी दी। जुम्मन हंसने लगा, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वे बोले, हाँ, जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। शायद ही कोई भला आदमी बचा होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा, तुम भी क्षण भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। अपनी विपदा तो सबके आगे रो आई। अब आने न आने का अख्तियार उनको है। यूं आने को आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। क्यों बेटा? अब इसका क्या जवाब दूं? जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं सकता। बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। वे स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूरी पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में कम ही लोग पधारे थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया,
साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट भरने को रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूं, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो, उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझसे कहो, जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेबस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सर माथे पर रखूंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस बात पर जुम्मन शेख और खालाजान में कुछ कहा सुनी हो गई। खालाजान ने कहा, बेटा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन। मैं तुम्हारे मित्र अलगू चौधरी को ही सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे और लोग वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कहना हो कहो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है, अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचो, 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी मां के समान समझता हूं। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या बस है। खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा रजिस्ट्री में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है। अब पंचों का इख्तियार है, जो फैसला चाहें करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, इसलिए वे पूरे कानूनी आदमी थे। उन्होंने जुम्मन से बात शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े के चोट की तरह पड़ता था। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम यह कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आवेगी? जुम्मन शेख तो इसी सोच विचार में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह सही मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अपना मित्र ही वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। गांव के लोग अलगू चौधरी को इस फैसले की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी।
अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे, जिनमें से एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। फिर यह सलाह हुई कि उसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे। मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हों। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैलगाड़ी में दौड़ाया, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। अलगू चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंशी बजती थी। बैल राम छठे छमाहे कभी कभी गाड़ी में जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ने चले जाते थे। वहां साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। कहाँ वह सुख चैन, अब कहाँ यह 8 पहर की खपत। महीने भर ही में वह थक सा गया। इक्के को देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर उठते न थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी, अतः उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत टांग पकड़कर खींचा, पर कहीं मरा हुआ भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंची। बहुत चीखे चिल्लाए, कोई नजर न आया। मारे क्रोध के मरे बैल को कोसने लगे। तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, बीच रास्ते में ही मर गया। अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी के बेचे थे। काफी रुपए कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतएव छोड़कर जा भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वही रत जगा करने की ठान ली। साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वे जागते ही रहे, पर पौ फटते ही जब नींद खुली और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया। प्रातः काल रोते बिलखते घर पहुंचे। खबर सुन सहुआइन पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को कोसने देने लगी। निगोड़े ने ऐसा बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और सहुआइन लड़ने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया। इन्हें दामों की पड़ी है। बीमार बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। ज्यादा ही हो तो हमारा बैल ले लो। अंत में अलगू ने पंचायत करने का फैसला किया। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। पंचायत बैठ गई तो गांव के रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, सरपंच का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसे सरपंच बनाते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा,
लगा जैसे किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। उन्होंने चुपचाप जुम्मन शेख को सरपंच स्वीकार कर लिया। जुम्मन शेख जब सरपंच के आसन पर बैठे तो उनके मन में भी अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि वह बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उसे दंड मिलना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। ये रियायत करें तो उनकी शराफत। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय, जय जय। पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं। पंच में परमेश्वर वास करते हैं। यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया है कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। गाढ़ी, गहरी, पक्की, डीप। साझा, मिलजुल कर, एक साथ, एकजुट होकर, टुगेदर। खाला, मौसी, माँ की बहन, मैटरनल आंट। मिल्कियत, जायदाद, संपत्ति, अधिकार, प्रॉपर्टी। खातिरदारी, आवभगत, स्वागत, वेलकम। खटपट, लड़ाई झगड़ा, आपसी कलह, नॉकडाउन। अनुग्रह, कृपा, ग्रेस। विपद, विपत्ति, संकट, मुसीबत, डिजास्टर। अख्तियार, हक, अपने अधिकार में लेना, टू ग्रैब। पंच, किसी विवाद पर फैसला सुनाने के लिए नियुक्त 5 व्यक्ति, विलेज असेंबली। मुनाफा, फायदा, लाभ, प्रॉफिट। रसातल, पाताल, पाठ के संदर्भ में पृथ्वी पर घोर बुराइयों का साम्राज्य होना, एबिसिस। कलेजा, दिल, हृदय, हार्ट। रत जगा, रात में जागना, रात्रि जागरण, विजिल। पौ फटना, सुबह होना, मॉर्निंग।